नमस्कार। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में चल रही यूएस अधिकारियों और रशिया के अधिकारियों के बीच यूक्रेन के भविष्य को लेकर बैठक की। दोस्तों, 3 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है और शांति की पहल के तौर पे ट्रंप साहब ने जो कोशिशें की, उन कोशिशों के आधार पे सऊदी अरेबिया में एक बैठक हो रही है जिसमें कि यूएस के अधिकारी और रशिया के अधिकारी शामिल हैं। यूक्रेन उसमें शामिल नहीं है। अब अजीब सी बात है कि जिसके भविष्य का फैसला हो रहा है वही उसमें शामिल नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक एक अलग नैरेटिव था जिसमें अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और पिछले सप्ताह ही ट्रंप साहब ने पुतिन साहब से 1.5 घंटे की बातचीत की और उसके बाद एक नया नैरेटिव सेट हो गया है जिसमें कि यूक्रेन ही यूएस के निगाह में भी दोषी है, रशिया के लिए तो दोषी है ही है। अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन पे भी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है, ये सवाल उठा रहा है यूएस, ये सवाल उठा रही है ट्रंप सरकार। इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था तो अमेरिका के बदले हुए स्टैंस को जस्टिफाई करने वाला एक वीडियो आ गया। हालांकि ये वीडियो कुछ पुराना है लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यूएस के दृष्टिकोण को जस्टिफाई कर रहा है और इस वीडियो ने तो एक नई ही बात छेड़ दी है। इस वीडियो के हिसाब से यूक्रेन में युद्ध नहीं चल रहा है, यूक्रेन में एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का गेम चल रहा है। जी हां, यूक्रेन में बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का गेम चल रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग डिफेंस की बड़ी कंपनियों के लिए हो रहा है और इन सब के पीछे हैं एक शख्स जिनका नाम है लैरी फिंक, क्योंकि उनकी कंपनी लगभग आधा अमेरिका को ओन करती है, अमेरिका की कंपनियों को ओन करती है और वो कंपनी है ब्लैक रॉक। और ये वीडियो किनका है? ये वीडियो है रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर साहब का, जो ट्रंप सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को, फिर आगे हम बात करेंगे कि इस वीडियो का क्या मतलब है, क्यों इस समय ये वायरल हो रहा है और इससे परतें खुलेंगी जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और कैसे सरकारों के पीछे बैठी हुई कंपनियां रिमोट कंट्रोल से सरकारों का संचालन कर रही हैं। तो एक नजर इस वीडियो पे। Never happened. It's a war the Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed, get a trapped market. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. जी हां, आपने देखा इस वीडियो को। साफ साफ रॉबर्ट केनेडी साहब कह रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध एक मनी लॉन्ड्रिंग है जो डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़ी ही कंपनियों के लिए लड़ा जा रहा है
और वो सब की सब कंपनियां कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक की हैं या ब्लैक रॉक का उसमें स्टेक है। तो पहले तो केनेडी साहब से परिचित होते हैं, फिर एक परिचय लेंगे हम ब्लैक रॉक का भी। केनेडी साहब अमेरिका के बहुत ही संभ्रांत परिवार से आते हैं। इनके अंकल अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इनके फादर वहां सेनेटर रह चुके हैं, तो अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से इनकी अपब्रिंगिंग है। और अभी ट्रंप साहब के साथ ये वहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो ये आरोप भले हेल्थ मिनिस्टर उनके बनने के पहले का है, लेकिन बात वहीं पे खड़ी है। और आज ये वीडियो इसीलिए सर्कुलेट हो रहा है क्योंकि जब से ट्रंप साहब आए तब से एक विवाद रहा यूक्रेन युद्ध के फाइनेंसेस को लेकर के। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हम $200 बिलियन की फंडिंग कर चुके हैं। तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब ने कहा कि नहीं, हमें तो मात्र $77 बिलियन ही मिले हैं। इसको लेके एक विवाद रहा और बात आई कि ऐसा क्या हुआ कि 40% ही वहां पे गया और 60% कहां गया। तो 60% कहां गया वो जस्टिफाई कर रहा है ये वीडियो कि ये 60% गया ब्लैक रॉक के पास या ब्लैक रॉक की बैक कंपनियों के पास। अब जैसे कि उन्होंने नाम लिया है कि नॉर्थॉप, ग्रूमैन, रेथेन, जनरल डायनेमिक्स, बोइंग, लॉकिंग हार्ट, ये सब बड़ी डिफेंस की कंपनियां हैं जो डिफेंस की इक्विपमेंट्स बनाती हैं, जो वार टॉर्न देशों को बेचा जाता है। शांति के समय भी ये इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं, लेकिन अगर शांति बनी रहेगी तो इन इक्विपमेंट्स की जरूरत ही क्या है। पर मजे की बात यह है कि जिस ब्लैक रॉक पे आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन्स उसके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स उसके खिलाफ हैं। उनका एक ट्वीट भी आया है और उस ट्वीट में साफ साफ वो कह रहे हैं कि ये कंपनियां आपस में नस्ल भेद कराती हैं, ये कंपनियां आपस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को लड़ाती हैं, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स को लड़ाती हैं, ये कंपनियां अमीर और गरीब को लड़ाती हैं, ये कंपनियां साफ साफ लड़ाई कराती है। और केनेडी साहब कहते हैं कि ये छिपके नहीं कराती है, इनकी हिम्मत तो देखो, ये हमारे सामने हमारे चेहरे पे लड़ा रही होती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये अमेरिका में बात हो रही है उस कंपनी के बारे में जो कंपनी एक तरीके से रिमोट कंट्रोल पे दुनिया को कंट्रोल कर रही है। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उसके पहले एक कंपनी थी टिकटॉक, चीन की कंपनी थी, जिस टिकटॉक को अमेरिका ने बैन कर रखा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब के शपथ ग्रहण में टिकटॉक के सीईओ थे, तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये कहां से आ गए। आज ट्रंप साहब ने कहा है कि हम सोवरन वेल्थ फंड से टिकटॉक को खरीदेंगे और टिकटॉक हमारे यहां रहेगा पूरी इज्जत के साथ में। तो पता चलता है कि टिकटॉक की जो ओनरशिप चाइनीज कंपनी के पास है, बाइडांस के पास में, उसमें भी 60% का स्टेक ब्लैक रॉक के पास है। जी हां, ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल है कि 2008 में जब लेहमैन क्राइसिस के बाद में अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करने लगा और बुश साहब प्रेसिडेंट थे, याद कीजिए बुश साहब, वो भी रिपब्लिकन थे, तो उन्होंने इस कंपनी को कंसल्टेंट के तौर पे हायर किया और इसने अमेरिकी सरकार को उस क्राइसिस से निकलने का रास्ता सुझाया। कितना रास्ता सुझाया, कितना रास्ता बनाया, ये सबको पता है। इस कंपनी की नजदीकियां क्लिंटन फैमिली के साथ भी बहुत रही हैं और अब बाइडेन फैमिली के साथ इसके रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहा है
कि इस कंपनी ने डेमोक्रेट सरकार के साथ मिलकर के यूक्रेन में मनी लॉन्ड्रिंग किया या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। क्योंकि बाइडेन सरकार भी जब आई तो कोविड के बाद जिस तरीके का फाइनेंशियल कोलैप्स यूएस में हुआ, तो बाइडेन सरकार ने भी इस कंपनी को हायर किया और इस कंपनी के कंसल्टेंसी में ही वहां के बॉन्ड मार्केट को उभारने का काम किया गया। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये कंपनियां किस तरीके से मैनिपुलेशंस करती हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हैं, ये जग जाहिर है। तो भाई साहब, ये ब्लैक रॉक जो है ये 35 साल पुरानी कंपनी है और 35 साल पुरानी कंपनी आज के दिन जो यूएस में इसका एसेट बेस है, इस कंपनी के पास जो एसेट बेस है वो $10 ट्रिलियन का है, जो भारत के जीडीपी के तिगुना है। भारत के जीडीपी के तिगुना इसका एसेट बेस है। विश्व की 50 देशों को तो ये ऐसे ही खरीद सकती है और अपने सपोर्टिंग कंपनियां वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट से मिलकर ये एक तरीके से 50% यूएस के इकोनॉमी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, कंट्रोल करती है। और बात यूएस की ही नहीं है, ये कंपनी उसी तरीके से घुसी हुई है चाइना में भी। इस कंपनी का पेनिट्रेशन रसा में भी है और भारत और तमाम और देशों की तो बात छोड़ ही दी जाए, क्योंकि किस कॉर्पोरेट को कहां से ये इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और फंडिंग कर रही है, ये तो एक बड़ा विशियस चेन है। अब आरोप कैनेडी साहब का यह है कि इस कंपनी ने बाइडेन साहब के रहते हुए ही, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है, वो गेहूं का दुनिया में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ऑलरेडी जो फूड प्रोडक्ट्स में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियां हैं, अब डिफेंस कंपनी के बाद में एग्री सेक्टर की कंपनी आ रही हैं, फूड प्रोडक्ट्स की कंपनी आ रही हैं। जो अमेरिका यूएस की जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे डुपॉन्ट, कारगिल, मोनासेनेटो, ये सब के सब यूक्रेन में जाकर के वहां के तमाम मतलब फील्ड्स को, जमीन को खरीद चुकी हैं, उनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तभी तो शायद ट्रम्प साहब कह रहे थे कि यूक्रेन से कि भैया तुम्हारे पास हमें देने के लिए क्या है, तो उन्होंने शर्त लगाया कि हमने जो पैसे दिए हैं उसके बदले में आप हमें मिनरल रिजर्व्स दे दो अपने। अब मिनरल रिजर्व्स भी अगर वो लेंगे तो जाहिर तौर पे यूएस की माइनिंग कंपनियां ही जाएंगी वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, और उन माइनिंग कंपनियों में ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा कि कैनेडी साहब कह भी रहे हैं कि ये कंपनियां रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को लड़ाती हैं, ये कंपनियां गोरे कालों को लड़ाती हैं, ये कंपनियां अमीर गरीबों को लड़ाती हैं, ये कंपनियां देश देशों को लड़ाती हैं। और देश देश को लड़ाने के लिए कंपनी सामने से काम नहीं करती है, ये देश के सिस्टम में बदलाव ला देती हैं। देश के सिस्टम पे बैठा हुआ आदमी, पता चला कि इनका रिमोट कंट्रोल है। तभी तो एक बड़ा जंग छिड़ गया है आज की डेट में यूएस और यूरोप में। जेडी वेंस साहब जब पिछले सप्ताह म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो नाटो देश, यूरोपियन यूनियन सब उनसे खफा हो गए, क्योंकि उन्होंने सीधे ही सीधे उनको खारिज कर दिया, उनके इलेक्टोरल प्रोसेस को खाली कर दिया, उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम को खारिज कर दिया, उनको इंटॉलरेंट करार दे दिया। और उनके बाद उनकी बातों की थपथपी करने वाले कौन थे, तालियां बजाने वाले कौन थे? चाइना और रशिया के लोग थे। तो कमाल ही हो गया कि जो दोस्त था वो दोस्त नहीं रहा, जो दुश्मन था वो दोस्त हो गया। भैया, ये दोस्ती और दुश्मनी का चक्कर इतनी तेजी से, इतनी जल्दी क्यों बदल रहा है?
और बदलने के पीछे क्या खेल है? अगर यह हो रहा है कि बाइडेन सरकार दोषी थी, डेमोक्रेट्स दोषी थे इस युद्ध के लिए, अगर यह हो रहा है कि जेलेंस्की दोषी थे इस युद्ध के लिए जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, तो भाई अब तो युद्ध खत्म होने की बात है ना। जेलेंस्की तो केवल यही कह रहे हैं कि आप मुझे सिक्योरिटी एश्योर कर दो, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन सिक्योरिटी की एश्योरेंस भी नहीं है। शांति वार्ता की शर्तें रसा और अमेरिका के बीच में तय हो रही हैं, और अमेरिका और यूक्रेन के बीच तय होगा अमेरिकन इंटरेस्ट की बात, और इन सब बातों में तय होगा कि ये जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो कौन करेगा, और वो जो करेगा उसके पीछे ब्लैक रॉक है कि वैनगार्ड है कि स्टेट स्ट्रीट है, सब तो मिले ही हुए हैं। मतलब ये पूरा युद्ध का खेल जो है, जो देश देश का खेल जो है, वो बड़ी कंपनियां इस तरीके की एक आध कंपनी अपने बड़े इंटरेस्ट में करा रही है और हो रहा, और साफ साफ विश्व के सामने ये बात आ रही है, और ये बात कोई और नहीं ला रहा है। ट्रंप सरकार के मिनिस्टर लेकर के आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर लेकर के आ रहे हैं। वो भले लाने के पीछे, आज इस वीडियो के वायरल होने के पीछे ये बात हो कि ये जस्टिफाई करता है ट्रंप के स्टैंड को, रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो नई बनी है उसके स्टैंड को जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं, यूक्रेन में तो खेल हो रहा था, बहुत झोल है वहां पे और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। तो भाई साहब, ट्रंप सरकार ने आकर के तो बहुत कुछ ठोक दिया है। अभी वो कनाडा भी लेने की बात करते हैं, वो ग्रीनलैंड भी खरीदने की बात करते हैं, वो गाजा भी खरीदने की बात करते हैं, वो पनामा भी खरीदने की बात करते हैं। तो इन सारी बातों में भूल जाए कि ये कंपनी डेमोक्रेट के समय क्या कर रही थी, यानी कि इन सारी चीजों के पीछे आखिरकार अमेरिकन सरकार तो पैसा नहीं लगाएगी ना, पैसा तो ब्लैक रॉक ही लगाएगा, या ब्लैक रॉक जैसी ही कोई दूसरी कंपनी लगाएगी। तो यानी कि जो वार्ता दो देश बैठ के कर रहे हैं किसी तीसरे देश में, उस वार्ता को पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, तो फिर क्या देश की सत्ता बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से ही चल रही है? और ये बात केवल अमेरिका पे नहीं है, ये बात सब पे है। कहीं ब्लैक रॉक है तो कहीं व्हाइट रॉक होंगे, कहीं येलो रॉक होगा, कहीं ना कोई इस तरह की कंपनी खड़ी है जो कि सरकार को कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसी पावर्स हैं जो देश देश का खेल कर रहे हैं। और अगर बिल्कुल साफ नियत है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग ये लोग कर रहे थे और ये गलत है, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी? जो आज ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो के मार्फत ट्रंप साहब के स्टेंस को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, जस्टिफाइड हो भी रहा है कि हाँ वहां तो खेल ही गड़बड़ है। तो क्या ब्लैक रॉक पे कोई एक्शन होगा? तो क्या ब्लैक रॉक तरीके कंपनियां जो दुनिया में कब्जा का खेल कर रही हैं उनको रोका जाएगा? कैनेडी साहब तो खुद ही कह रहे हैं कि ये तो हमारे चेहरे पे कर रही है, हमारे फेस पे कर रही हैं। ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स को लड़ा रही हैं, ये गोरे और काले को लड़ा रही हैं, ये अमीर और गरीब को लड़ा रही हैं। तो भाई साहब, ये खुला खेल है, और खुला खेल को कौन कंट्रोल करेगा? जब सत्ता में बैठा हुआ शख्स कहीं ना कहीं किसी पीछे के फाइनेंसर से कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो सत्ता तो हमेशा ही अपने उस
कॉम्प्रोमाइज के डिक्टेट पे काम करेगी। हम आप सोचते रहेंगे कि देश के लिए क्या भला हो। हम आप सोचते रहेंगे कि ताकतवर और कमजोर की लड़ाई, बेचारा यूक्रेन पिस गया, पर सत्ता तो सत्ता के साथ ही खड़ा होगा। सत्ता तो पैसे के साथ ही खड़ा होगा। सत्ता तो उसी के साथ खड़ा होगा जिसके हाथ में उसका रिमोट कंट्रोल है। और हम लोग बस तमाशबीन की तरह इस सत्ता के, फाइनेंस के और दुनिया को रिमोट कंट्रोल से चलाने का नंगा खेल देखते रहेंगे। देखते नहीं रहेंगे, उस खेल को जीते रहेंगे, जैसे कि आज यूक्रेन जी रहा है। आज बस इतना ही।